Open page number 109. In this video, we will study about beliefs, objectives and methods of the assertive nationalist. First, their beliefs. The assertive nationalists had no faith in the British sense of justice and fair play. They deeply hated the foreign rule and had no faith in the assurance given by the British to the Indians. Third, they denied that India could progress under the benevolent guidance of the British. Fourth, they believed that the Indians themselves must work out their salvation. They declared that great sufferings and sacrifices were needed for this task. बिलीफ क्या था, मतलब फेथ क्या था एजर्टिव नेशनलिस्ट बिल्कुल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे. उनको पता था कि उनके साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं होगा. वो एकदम फॉरेन रूल से हेट करते थे. दे डीपली हेटेड, फॉरेन रूल के एकदम खिलाफ थे और उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे कि वो कभी भी इंडियंस को उनकी जगह देंगे. दे डिनाइड दैट इंडिया कुड प्रोग्रेस, और वो बिल्कुल इस चीज़ से मुकर गए थे एजर्टिव नेशनलिस्ट कि इंडिया तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक वो ब्रिटिश के रूल पे है या ब्रिटिश के गाइडेंस पे है. दे बिलीव दैट द इंडियंस देमसेल्व्स मस्ट वर्क आउट देयर सैल्वेशन. इंडियंस को खुद काम करना पड़ेगा अपने सैल्वेशन के लिए. दे डिक्लेयर्ड दैट ग्रेट सफरिंग्स एंड सैक्रिफाइसेस ही बहुत ज़रूरी, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होना, फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई करना और बड़े बड़े बलिदान करके ही हो सकता है, कुछ हासिल हो सकता है और ब्रिटिश से फ्रीडम मिलेगी. इस पे वो बिलीव करते थे. देयर ऑब्जेक्टिव्स. The assertive nationalists did not aim at mere economic or administrative reforms. They declared in a clear-cut manner that Swaraj was the ultimate goal of the national movement. By Swaraj, the assertive nationalists meant different things. Tilak meant possession of Indian control over the administrative machinery, but not the severance of Indian connection with Britain. But Bipin Chandra Pal showed the impossibility of Swaraj or self-government under British paramountcy. Aurobindo equated Swaraj with absolute political independence. तो इस पैरा का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एजर्टिव नेशनलिस्ट के. एजर्टिव नेशनलिस्ट का क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है स्वराज. स्वराज ही उनका अल्टीमेट गोल है. स्वराज मीन्स फ्रीडम. एसर्टिव नेशनलिस्ट को स्वराज हर तरीके से चाहिए, मतलब डिफरेंट थिंग्स से चाहिए, मतलब हर चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर तरफ से स्वराज चाहिए. तिलक का मतलब है कि पोजीशन ऑफ इंडियन कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मतलब जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो मैनेजमेंट पार्ट है इंडिया का, उसमें इंडियन कंट्रोल चाहिए. बट नॉट द सेवरेंस ऑफ इंडियन कनेक्शन, किसी भी तरीके का इंडियन कनेक्शन ब्रिटेन से नहीं चाहिए. बिपिन चंद्र पाल ने स्वराज की इम्पॉसिबिलिटी शो करी है कि सेल्फ गवर्नमेंट ब्रिटिश के अंडर में हो ही नहीं सकता. तो औरबिंदो ने बोला है कि स्वराज चाहिए, ज़रूर चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ चाहिए, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए. ये उनका ऑब्जेक्टिव है. देयर प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रगल. अब उन्होंने ये फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई कैसे करी. प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड्स ऑफ स्ट्रगल. रिवाइवलिज्म. व्हाट इज रिवाइवलिज्म? Assertive nationalists drew inspiration from the Indian philosophy and the religious belief of India. They tried to revive self-respect by referring to the past glory of India. Tilak revived the Shivaji festival in 1895. The assertive nationalists projected Chandragupta, Vikramaditya, Rana Pratap and Shivaji as national heroes whose memory could inspire the masses to fight against the British. तो रिवाइवलिज्म क्या है? एजर्टिव नेशनलिस्ट ने यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी से इंस्पायर होके और रिलीजियस बिलीफ ऑफ इंडिया से इंस्पायर होके उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी है, अपने आत्मसम्मान की बात करी है, इंडिया की वो पास्ट ग्लोरी को याद दिलाया है लोगों को. तिलक ने यहाँ पे शिवाजी फेस्टिवल किया 1895 में. एजर्टिव नेशनलिस्ट
ने यहाँ पे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, राणा प्रताप, शिवाजी, नेशनल हीरोज़ की बात करी है, उनको एक बार फिर से उजागर किया है और इंस्पायर किया है लोगों के दिलों में, ताकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट फिर से लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाएं। नाउ नेक्स्ट इज स्वदेशी। स्वदेशी इनका एक मेथड है काम करने का। स्वदेशी मीन्स प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ वंस ओन कंट्री। मतलब कि स्वदेशी का मतलब होता है कि हम इंडियन गुड्स ही यूज़ करेंगे, बाहर के गुड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। यूजिंग दोज इंडिजीनियस गुड्स एंड रिजेक्टिंग द इम्पोर्टेड गुड्स। स्वदेशी आइडिया पॉपुलराइज्ड हो गया बाय ओकेजनल बॉनफायर ऑफ फॉरेन शुगर, सॉल्ट, क्लॉथ। तो बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ों को जलाने लगे लोग रोड पे। बाहर की जो सामानों की शॉप्स थी उसको बंद किया गया, उसको जलाया गया। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। द वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम स्लोगन लोग चिल्लाने लगे और बॉन फायर होने लगा रोडों में। मतलब कि फॉरेन गुड्स को जलाने लगे कि फॉरेन गुड्स अब यूज़ नहीं होगा इंडिया में। नेक्स्ट इज बॉयकॉट। बॉयकॉट, स्वदेशी, बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर स्वदेशी है तो बॉयकॉट है तो स्वदेशी है। नाउ व्हाट डू मीन बाय बॉयकॉट? बॉयकॉट का मतलब होता है कि हमें इम्पोर्टेड गुड्स नहीं यूज़ करना है, नॉट टू यूज़ फॉरेन गुड्स। This means boycott. Boycott means not to use foreign goods. So boycott not only meant not to use foreign goods, but it also included boycott of government services, titles, honors, etc. तो मतलब boycott का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम goods नहीं यूज़ करेंगे foreign, बल्कि उसकी फॉरेन गवर्नमेंट का रूल सिस्टम भी बॉयकॉट करेंगे। गवर्नमेंट सर्विस जो फॉरेन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हम लोग को जॉब दी है वो भी हम नहीं करेंगे। फॉरेन टाइटल भी नहीं लेंगे, फॉरेन ऑनर्स भी नहीं लेंगे। मतलब फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी नहीं लेंगे इंडियंस। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सारे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं। अ मैन बाइंग और सेलिंग फॉरेन गुड्स वुड बी सोशली बॉयकॉटेड। अगर कोई इंसान फॉरेन गुड्स खरीदेगा या बेचेगा तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। द बॉयकॉट दस वॉज एन इफेक्टिव वेपन फॉर हार्मिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट इंडिया। तो ब्रिटिश का जो फ़ायदा हो रहा था इंडिया में ट्रेड करने से, फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करके यहाँ पे वो हाई रेट में बेचते थे, सेल करते थे, तो यहाँ से ब्रिटिश का धीरे धीरे इंटरेस्ट हार्म किया जा रहा है, मतलब ख़त्म किया जा रहा है। बॉयकॉट स्वदेशी बहुत सक्सेसफुल हुआ। National education. The British government tried to prevent the participation of students in the national movement. Therefore, with Indian initiative and Indian capital, a large number of international schools and colleges were created for imparting education among these students and to protect them from government repression. The Bengal National College was set up at Kolkata, the DAV movement in Punjab. तो नेशनल एजुकेशन स्प्रेड किया गया, नेशनलिज्म की बातें हुई, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोकना चाहा कि स्टूडेंट्स पार्ट ना लें, यूथ पार्ट ना लें नेशनल मूवमेंट में, बट इंडियन इनिशिएटिव, इंडियन कैपिटल, लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स खोले गए, कॉलेजेस क्रिएट किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोगों को स्टूडेंट्स को मिल सके। और गवर्नमेंट का ये जो रिप्रेशन है, गवर्नमेंट का ये जो डेमोक्रेटिक, ये गवर्नमेंट का जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो रूल है, हम उससे बच पाएँ। बंगाल नेशनल कॉलेज set up at Kolkata and DAV movement in Punjab. They tried to spread education through various schools and colleges. However, the contents of the national education included secular education, political education, moral education, vocational education. तो DAV कॉलेज के थ्रू, बंगाल नेशनल कॉलेज के थ्रू एजुकेशन स्प्रेड की जा रही थी वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस सेटअप हुए डिफरेंट प्लेसेस में। हाउएवर, नेशनल एजुकेशन में क्या क्या कंटेंट्स पढ़ाया जाता था? सेक्युलर एजुकेशन दिया जाता था, यूनिटी की बात की जाती थी, ब्रदरहुड की बात की जाती थी, पॉलिटिकल एजुकेशन की बात की जाती थी, मॉरल एजुकेशन की बात की जाती थी और वोकेशनल एजुकेशन की बात की जाती थी। नाउ नेक्स्ट, अचीवमेंट्स ऑफ द एजर्टिव नेशनलिस्ट। एजर्टिव नेशनलिस्ट को क्या क्या हासिल हुआ, उनके अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो उन्होंने नेशनल फ्रीडम में कंट्रीब्यूशन दिया है। एजर्टिव नेशनलिस्ट जनरेटेड विगरस नेशनलिज्म, बहुत ही अच्छे तरीके से और स्ट्रिक्ट नेशनलिज्म उन्होंने क्रिएट करी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल।
सेल्फ एजर्शन एंड सैक्रिफाइस करने का भाव जो होता है कि बलिदान कर देंगे हम फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड, ये लोगों के अंदर आ चुका था और ये जगाना बहुत ज़रूरी था. They were able to inculcate self-reliance in the masses. The assertive leaders were able to inculcate national pride by extolling India's past. इंडिया की पुरानी बातें, इंडिया की जो लड़ाई है, इंडिया कैसे स्ट्रगल कर चुका है, पहले भी लड़ाई कर चुका है और अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए एजर्टिव लीडर्स ने वो सारी बातें फिर से याद दिलाई लोगों को और लोगों को इंस्पायर किया. तिलक ने इंस्पायर किया शिवाजी फेस्टिवल करा के. स्वदेशी मूवमेंट ने भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स दिया इंडियन इंडस्ट्रीज़ को. इट वॉज अ ग्रेट स्टिमुलस. द सेल ऑफ ब्रिटिश गुड्स कम हो गई. अब ब्रिटिश गुड्स जब बिकने कम हो गए तो इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट और आगे बढ़ा. स्वदेशी स्टोर्स खुल गए, नेशनल बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज नेशनल हो गई, सोप फैक्ट्रीज भी इंडियन फैक्ट्रीज खुल गई, इंडियन टैनरीज. मतलब कि अब इंडियन गुड्स का ही चलन हो गया, लोग इंडियन गुड्स ही यूज़ करेंगे, इंडियन कंपनीज आगे आई. Assertive nationalists broadened the base of national movement by involving the masses like peasants, women, workers and students. Assertive nationalists ने इस नेशनल मूवमेंट को बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे. फार्मर्स भी इन्वॉल्व हो गए थे, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, विमेन सब इन्वॉल्व हो गए थे. तो ये मूवमेंट बहुत मास मूवमेंट बन गया. Assertive nationalists revived the Shakti cult in India. Assertive nationalist leaders ने शक्ति कल्ट की बात याद दिलाई. इन्होंने इन्वोक किया गॉडेस दुर्गा और गॉडेस काली भी अपने देश के लिए लड़ चुकी हैं. तो इस तरीके से मतलब अपने लिए लड़ चुकी हैं, सही के लिए लड़ चुकी हैं. तो हमें भी अपने देश के लिए लड़ाई हम लोग कर सकते हैं. जब भगवान ने लड़ाई करी तो हम लोग भी लड़ सकते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने इन्वोक किया, मतलब कि गॉडेस दुर्गा और काली की बातें याद दिलाई, शक्ति मूवमेंट की बात याद दिलाई, ताकि लोगों के अंदर हिम्मत आ जाए अपने देश के लिए लड़ने के लिए. Sixth, the assertive nationalists were not satisfied with peaceful reforms. जो भी पीसफुल रिफॉर्म, जो भी चेंजेस हो चुके हैं अभी तक, assertive nationalists satisfied नहीं थी. भाई क्यों सेटिस्फाई होगी? क्योंकि उसको स्वराज चाहिए, उसको पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए. तो they demanded स्वराज for the Indians and they never surrendered to any sort of pressure. और वो किसी भी प्रेशर में काम करना नहीं चाहते हैं. तो उनको पूरी तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. They introduced the use of Swadeshi and boycott as a political weapon which could cripple the British administration. If the British goods could found no market in India, this would adversely affect the interest of British manufacturing concerns and put pressure on British public opinion and pave the way for repeal of the partition of Bengal. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हटे, इसके लिए स्वदेशी मूवमेंट आया, बॉयकॉट मूवमेंट आया. ये स्वदेशी बॉयकॉट एक तरीके से जरिया था ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश की पावर को क्रश करने के लिए. ब्रिटिश गुड्स अगर मार्केट में नहीं मिलेंगे या मार्केट में नहीं बिकेंगे तो इससे बहुत बड़ा घाटा होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को, और इससे ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन, मतलब ब्रिटिश की जो इम्प्रेशन है वो खराब हो जाएगा और पार्टीशन ऑफ बंगाल वापस ले लिया जाएगा. Besides, if importing British goods was stopped, और अगर ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट करना हम बंद कर देंगे और इंडियन गुड्स का सेल बढ़ जाएगा, जिससे इंडिया बेटर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकेगा. तो इससे काफ़ी स्वदेशी बॉयकॉट से काफ़ी चीज़ें इंडिया को हासिल होगी. नाउ नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट. नाउ वी विल स्टडी डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट. इन दोनों के बीच में इन दोनों के काम करने का तरीका, इन दोनों का बिलीफ, इन दोनों का मेथड ऑफ स्ट्रगल कितना डिफरेंट था. डिफरेंस इन बिलीफ, सबसे पहला बिलीफ है, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो कांग्रेसमैन थे, उनको ब्रिटिश के ऊपर बहुत विश्वास था. ठीक है, दे हैड डीप फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड दे विल डू जस्टिस, है ना. बट असर्टिव नेशनलिस्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. उनको लगता था कि ब्रिटिश कभी भी इंडियंस के साथ अच्छा नहीं करेंगे और ना करे थे, ना कर पाएंगे. दे डिनाउंस्ड ब्रिटिश रूल एंड डिफाइड इट. उन्होंने हमेशा, असर्टिव नेशनलिस्ट ने हमेशा बोला है कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाए. असर्टिव नेशनलिस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी मूड में नहीं थे. दे वर नॉट इन मूड इन एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट. बट अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, अर्ली कांग्रेसमैन थे, वो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार थे. वो 3 P's फॉलो कर रहे थे, प्रेयर, पेटिशन और प्लीज़ करके, मतलब प्लीज़, पेटिशन, प्रेयर.
ये 3 P's फॉलो कर रहे थे जो कि एसर्टिव नेशनलिस्ट नहीं कर रहे थे। सेकेंडली, अर्ली कांग्रेसमैन लुक टू इंग्लैंड फॉर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। अर्ली कांग्रेसमैन जो लीडर्स थे, जो हम लोग ने चैप्टर 3 में पढ़ा, वो हमेशा इंग्लैंड की गाइडेंस और इंग्लैंड से इंस्पिरेशन लेते थे। दे बिलीव दैट द ब्रिटिश पीपल एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड बी जस्ट टू इंडिया, बट दे डिड नॉट नो द ट्रू अफेयर्स, स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया। वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश पीपल और ब्रिटिश पार्लियामेंट वो इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया का साथ देंगे, बट दे डिड नॉट नो कि इंडिया में असल में क्या चल रहा है। लेकिन एसर्टिव नेशनलिस्ट ऑन द अदर हैंड, इन्होंने हमेशा डिनाई किया कि इंडिया तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक वो ब्रिटिश के गाइडेंस में रहेगा या इंग्लिश पीपल के गाइडेंस में रहेगा। दे बिलीव्ड दैट द इंडियंस देमसेल्फ मस्ट वर्क आउट देयर ओन सैल्वेशन। इंडियंस को खुद अपने सैल्वेशन से निकलना, मतलब इस ईवल रूल सिस्टम से निकलने के लिए उनको खुद काम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दे डिक्लेयर इंडियंस को खुद वर्कआउट करना पड़ेगा अपने लिए, सैल्वेशन के लिए इंडियंस को खुद काम करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ मदर लैंड। दे डिक्लेयर्ड देयर दैट ग्रेट सफरिंग्स एंड सैक्रिफाइसेस वर नीडेड फॉर दिस टास्क। उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है और बता भी दिया है अपने लोगों को कि सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस देना फॉर द सेक ऑफ मदर लैंड और ग्रेट सफरिंग, बहुत कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। थर्डली, अर्ली नेशनलिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ब्रिटिश रूल सिस्टम होने से बहुत बेनिफिट्स हुए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सती सिस्टम ख़त्म हुआ, एबॉलिशन ऑफ सती, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबल रूल्स और विडो रीमैरिज स्टार्ट हुआ। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बट ऑन द अदर हैंड, एसर्टिव नेशनलिस्ट डिसलाइक द ब्रिटिश रूल एंड हेल्ड इट रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने हमेशा ब्रिटिश रूल को डिसलाइक किया और हमेशा इस गरीबी का जिम्मेदार, इस पीपल की बैकवर्डनेस का जिम्मेदार हमेशा ब्रिटिश रूल को ही ठहराया। हेल्ड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। Finally, early nationalists drew inspiration from the ideas of Western philosophers like Mill, Burke, Spencer, Bentham, and they glorified Western ideas of liberalism, democracy, equality and freedom. अर्ली नेशनलिस्ट जो पीपल थे, उन्होंने हमेशा वेस्टर्न फिलोसफर्स, मतलब अंग्रेज़ बाहर के, आउट ऑफ इंडिया, उनकी आइडियाज़ को हमेशा इंस्पायर किया है। मिल, बुर्क के, स्पेंसर के, बेंथम, तो इनकी बातें हमेशा इन्होंने लोगों को याद दिलाई है। लिबरलिज्म की बातें, डेमोक्रेसी की बातें, इक्वालिटी, मतलब आप अपने देश के लोगों की बात नहीं याद दिला रहे, आप वेस्टर्न फिलोसफर्स के ही आइडियाज़ को इंस्पायर कर रहे हैं। Assertive nationalists, on the other hand, they were convinced of the supremacy of Indian culture and tradition. वही जगह assertive nationalists थे जो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, शक्ति कल्ट और इंडियन ग्लोरी, पास्ट ग्लोरी, इसी को याद दिलाते थे। दे गेव पॉलिटिकल कलर टू कर्म थ्योरी ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता से कर्म थ्योरी को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया थ्रू कर्म थ्योरी से। दे ड्रीव इंस्पिरेशन कि हमें अपना काम करना है, हमें फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड, हमें अपने देश के लिए अपनी जान देनी है, हमें अपने देश के लिए कुछ भी करने का इंस्पिरेशन लोगों के अंदर डाला, जिससे लोगों के अंदर स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म फीलिंग आ गई। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स, काम करने का मतलब गोल जो है, ये भी दोनों अर्ली कांग्रेसमैन और एसर्टिव नेशनलिस्ट के अलग अलग थे। अर्ली नेशनलिस्ट ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करी है, बट विद इन द ब्रिटिश रूल। इट वॉज ओनली बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी अर्ली नेशनलिस्ट ने कुछ सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी थी विद इन द ब्रिटिश, लेकिन उनको जो भी कुछ चाहिए वो ब्रिटिश एम्पायर के विद इन चाहिए। वो कभी भी पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे हैं। वो डिमांड नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए या ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, वो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, assertive nationalists did not aim at mere economic or administrative reforms. They declared that Swaraj was the ultimate goal of the national movement. Tilak said, "Swaraj is my birthright and I shall have it." तो मतलब दूसरी तरफ assertive nationalists का किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट या किसी भी तरीके का चेंजेस, रिफॉर्म मतलब चेंजेस, रिफॉर्म मीन्स चेंजेस, तो उनको कोई भी तरीके का इकोनॉमिक रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं चाहिए। उन्होंने सीधा बोला है कि हमें स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, यही हमारा अल्टीमेट गोल है
और स्वराज हम लेके रहेंगे, ये हमारी बर्थ राइट है, ये हमारी जन्म राइट है, हम यहाँ जन्म लिए हैं, हम इंडिया में जन्म लिए हैं, तो इंडियन पीपल ही विल कंट्रोल, विल एडमिनिस्टर इंडिया, कोई फॉरेन रूल नहीं चलेगा और हम लेके रहेंगे, तिलक ने बोला। आई शैल हैव इट। डिफरेंस इन मेथड्स, काम करने का तरीका दोनों का अलग अलग था। 3 Ps ने वो फॉलो करते थे, अर्ली कांग्रेसमैन 3 Ps फॉलो करते थे और पब्लिक ओपिनियन को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। पॉपुलर डिमांड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द अथॉरिटीज, बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने बात रखी, बट थ्रू प्रेयर, पेटिशन, रेजोल्यूशंस, मीटिंग, स्पीचेस के थ्रू किया। लेकिन पॉलिटिकल वर्क हैड अ 2-pronged डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाई इंडिया में, एजुकेट किया, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, पॉलिटिकल ओपिनियन दिया, पॉलिटिकल के बारे में जानकारी दी लोगों को। सेकेंड, पब्लिक ओपिनियन ऑफ द ब्रिटिश की पब्लिक ओपिनियन को आगे लाया कि ब्रिटिश के लिए क्या सोचती है पब्लिक और क्या चेंजेस चाहिए। दे डिड नॉट हैव एनी फेथ ऑन द इलिटरेट मास, देयर मेथड हैड बीन क्रिटिसाइज। और बाद में इनके जो अर्ली कांग्रेसमैन का काम करने का तरीका है जो बहुत स्लो था, बहुत ही 4 वॉल्स ऑफ लॉ के अंदर था, वो कॉन्स्टिट्यूशनली एगिटेशन कर रहे थे। वो मतलब लॉ एंड ऑर्डर से, मतलब कि कानून के तहत लड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो पेटिशन, प्रेयर के थ्रू बात अपनी रख रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि हमें ये सब चेंजेस चाहिए। वो फ्रीडम की बात नहीं कर रहे थे। अर्ली कांग्रेसमैन फ्रीडम की बात नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया और इनको बोला गया कि ये पॉलिटिकल मेंडिसेंसी है। मेंडिकेंसी का मतलब क्या हुआ कि ये बाहर कुछ अंदर कुछ, ये ब्रिटिश के साथ मिले हुए हैं। बाय द एजर्टिव नेशनलिस्ट ने ही अर्ली कांग्रेसमैन को क्रिटिसाइज किया पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कह के, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्योंकि एजर्टिव नेशनलिस्ट यहाँ पे तैयार हो गए थे। एजर्टिव नेशनलिस्ट वर आउट ऑफ द कांग्रेस, उनको बहुत लोगों के सपोर्ट मिल रहा था एंड दे प्लान टू अचीव स्वराज, और उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि हमें कैसे स्वराज चाहिए, एक मास एगिटेशन करके, एक मास मूवमेंट करके। तो उनके मेथड्स थे रिवाइवलिज्म, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन। ये 4 मेथड में एजर्टिव नेशनलिस्ट काम कर रहे थे। कोई पेटिशन नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई प्लीज नहीं, कोई रिफॉर्म्स नहीं, उनको सिर्फ रिवाइवलिज्म, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन करना था। तो ये दोनों के मेथड्स एकदम डिफरेंट थे, दोनों के बिलीफ डिफरेंट थे, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट थे। ठीक है, एक को विद इन द ब्रिटिश रूल सब कुछ चाहिए और एक को ब्रिटिश रूल चाहिए ही नहीं। एजर्टिव नेशनलिस्ट को ब्रिटिश रूल किसी भी हालत में चाहिए ही नहीं। तो इस तरीके से दोनों के जब ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग थे, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एजर्टिव नेशनलिस्ट। दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। कॉन्ट्रीब्यूशंस, एजर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स ने, मतलब लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों ने क्या क्या किया, वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो।